वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमारा लास्ट लेक्चर है रीनल फार्मेकोलॉजी, राइट। रीनल फार्मेकोलॉजी में फर्स्ट है डाययूरेटिक्स साइट ऑफ एक्शन। डाययूरेटिक किसे कहते हैं? डाययूरेटिक आर मेडिसन दैट हेल्प रिड्यूस फ्लूइड बुल्ट अप इन द बॉडी। डाययूरेटिक्स आर मेडिसन दैट हेल्प रिड्यूस फ्लूइड बुल्ट अप इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है तो ये मेडिसिन क्या करती है? उस फ्लूइड को कम करती है, ठीक है। ये बेसिकली डाययूरेटिक है। यानी बॉडी के अंदर जब एडिमा होगा तो ये डाययूरेटिक जो है वो क्या करती है? एडिमा को कम करेगी, फ्लूइड को कम करेगी, राइट। अब आते हैं डाययूरेटिक साइट ऑफ एक्शन। डाययूरेटिक की एक बात याद रखना आपने, डाययूरेटिक के 5 क्लासिफिकेशन होती है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, उसके बाद है लूप डाययूरेटिक, थाइजाइड डाययूरेटिक, पोटाशियम स्पीयरिंग डाययूरेटिक, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डाययूरेटिक साइट ऑफ एक्शन। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम अभी स्टडी करते हैं, इस डायग्राम को देखें तो ये यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर आर्टरीज जो ब्लड लेके आती है उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरीज, जो कि ब्लड लेके आती है, ठीक है। और जो आर्टरी ब्लड को लेके जाती है उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरी। इफरेंट एग्जिट को कहते हैं, मतलब लेके जाना, और इफरेंट अराइव ब्लड लेके आती है, ठीक है। ग्लोमेरुलस से अगर यहाँ पे इस साइड को अगर आप देखें तो उसके बाद ये वाला रीजन इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या काम है? ये हाइड्रोकार्बोनेट्स, सोडियम, वाटर एंड शुगर, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, ये इनकी क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पे इनकी अब्जॉर्प्शन होती है, यानी उसके अंदर पास होने नहीं देता है, नीचे यूरिन में आने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर उसके बाद आप देखें ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, इसके दो पार्ट है। एक ऊपर वाला जो पार्ट है जो ऊपर से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट होकर नीचे आता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। परमेबल टू वाटर, जो कि वाटर को क्या करता है? नीचे इजाज़त देता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, जो लूप ऑफ हेनले का जो बाहर वाला पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ से जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, यानी ये एसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। परमेबल टू साल्ट, ये साल्ट के लिए परमेबल है, मतलब उसके अंदर साल्ट जो है वो आ सकता है, आता है, परमेबल है, दाखिल हो सकता है। यहाँ पे ये देखें अगर, तो ये क्या करता है? सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड को, सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड को ऑब्जर्व करता है, ये एसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, राइट। और ये क्या करता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को भी करता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पोर्शन है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला अगर पार्ट आप देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे, इसको टोटल कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट को, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट आता है। अगर आप देखें तो ये क्या करता है? पोटाशियम, हाइड्रोजन एंड सोडियम, ये अपर पार्ट जो है ये क्या करता है? इसको ऑब्जर्व करता है। एक बात यहाँ पे याद रखना है, अगर ये आप डायग्राम में देखें तो ये इसने लकीर यहाँ पे खींचा हुआ है, तो इसको ऊपर वाला पार्ट जो है ये कार्टेक्स में आता है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट मेडुला में आता है। कार्टेक्स जो अगर आपने डायग्राम पीछे देखा होगा उसका किडनी का, सो वहाँ पे क्या था? किडनी के जो फर्स्ट लेयर थी, उसके बाद फिर नीचे कार्टेक्स था, उसके बाद फिर मेडुला था, और इसी तरह था। सो कार्टेक्स किस चीज़ से, कौन सा पार्ट से बना हुआ है? ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कार्टेक्स बना हुआ है, ठीक है। एंड मेडुला, मेडुला के अंदर आता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसको आप सारा एक ही है, डिसेंडिंग एंड एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सो लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पार्ट जो है ये मेडुला में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वही बात है, हमने कहा था डाययूरेटिक्स के 5 क्लासिफिकेशन होती है। मिनिटोल, राइट, जो कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, एंड एसिटाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में आता है, ठीक है। उसके बाद ये लूप डाययूरेटिक, थाइजाइड डाययूरेटिक एंड पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, राइट। सो ये था डाययूरेटिक साइट ऑफ एक्शन। अब हम इनको पढ़ेंगे। ये जो डाययूरेटिक है, जो मेडिसन है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेनिटोल को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद एसिटाजोलामाइड को, एंड फिर नेक्स्ट इसी तरह हम पढ़ेंगे सारे। अभी अगर देखें आप यहाँ पे मेनिटोल, मेनिटोल, ठीक है। ये मेनिटोल क्या है? ये बेसिकली ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, राइट। मैकेनिज्म अगर देखें, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक इंक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी, ये सीरम ऑस्मोलिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। सीरम ऑस्मोलिटी, फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू इंट्रावास्कुलर स्पेस, फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियम से इंट्रावास्कुलर स्पेस में शिफ्ट होता है। इंक्रीज यूरिन फ्लो को क्या करता है? इंक्रीज करता है। डिक्रीज इंट्राक्रेनियल और इंट्राअकुलर प्रेशर, और इंट्राअकुलर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करता है? ये कम करता है, राइट।
डिक्रीज करता है। क्लिनिक यूज़ में देखें तो मेनिटोल कैन बी यूज एज ड्रग ओवरडोज। जब ड्रग जो है ओवरडोज होगी तो हम मेनिटोल को देंगे। एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल और इंट्राक्रेनियल में मेनिटोल को देंगे। एडवर्स इफेक्ट को देखें, मतलब साइड इफेक्ट को, तो इसकी साइड इफेक्ट में क्या आता है, डिहाइड्रेशन होती है, हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया जो है होती है। नेट्रीमिया कहते हैं कि मतलब सोडियम जो है वो हाइपरनेट्रीमिया, यस, ब्लड में सोडियम जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पल्मोनरी एडिमा होती है, ठीक है। और ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनूरिया। ये एनूरिया में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यानी एनूरिया कहते हैं जब भी यूरिन की आउटपुट जो है नहीं होगी, नो यूरिन आउटपुट, उसको एनूरिया कहते हैं, ठीक है। जब यूरिन होगा नहीं तो हम यहाँ पे मिनिटोल नहीं देंगे, क्योंकि मिनिटोल जो है ये यूरिन को ज़्यादा करता है ना। सो इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनूरिया में जब यूरिन की आउटपुट नहीं होगी सो आप इसको नहीं देंगे, ठीक है, एंड हार्ट फेलियर में नहीं देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसिटाजोलामाइड। ये एसिटाजोलामाइड जो है मैकेनिज्म में अगर आप देखें, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन में आता है। काज इज सेल्फ लिमिटेड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस किसे कहते हैं, जब वो इंक्रीज और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, जब यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी या ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उसको डायूरेसिस कहते हैं, ठीक है। सो इसके मैकेनिज्म क्या होता है, ये फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के डायूरेसिस करता है, लिमिटेड sodium hydrocarbonate diuresis, right, and decrease total body hydrocarbonate store। एज अ रिजल्ट जो क्या होता है, हाइड्रोकार्बोनेट्स कम हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। अल्कना अल्कलाइनाइज यूरिन, और यूरिन जो है अल्कलाइनाइज होता है, ठीक है। इसकी क्लिनिकली अगर यूज़ देखें तो ये ग्लाउकोमा ग्लाउकोमा में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लाउकोमा को अगर आप देखें तो ये ग्लाउकोमा क्या होता है, ये आई डिजीज है, ग्रुप ऑफ आई डिजीज। इसके अंदर विजन एंड ब्लाइंडनेस आ जाती है, विजन लॉस होता है और फिर ब्लाइंडनेस आ जाती है। बेसिकली ये ऑप्टिक नर्व जो है उसकी डैमेज होती है, ठीक है। जब ऑप्टिक नर्व की डैमेज होगी तो विजन लॉस होगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी, तो ये किसको कहते हैं, ग्लाउकोमा आई डिजीज है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में यूज़ करेंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं बाय ऑफरिंग रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, उसमें यूज़ करेंगे। आइडोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में इसको यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली हमने पहले डायग्राम में पढ़ा था, वहाँ पे हाइड्रोकार्बोनेट्स होता है और सोडियम होता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, सोडियम और हाइड्रोकार्बोनेट्स जो है उनकी क्या होती है, डायूरिसिस हो जाती है, या मतलब उसमें प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में जब ये निकल जाता है, एज अ रिजल्ट अल्कलाइन फील करते हैं। तो ये बेसिकली इस जगह के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट में देखें तो एडवर्स इफेक्ट में प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये आर टी ए का मतलब है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। पेरिस्थीसिस, पेरिस्थीसिस किसे कहते हैं, ये पेरिस्थीसिस कहते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन, एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन। जब स्किन की एबनॉर्मल सेंसेशन होगी तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्थीसिस, राइट। उसके बाद है उसमें ये इसका ये साइड इफेक्ट आता है, पेरिस्थीसिस आता है, एंड एमोनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, सल्फा एलर्जी वगैरह, हाइपोकैलीमिया आ जाता है। प्रोमोट प्रोमोट कैल्शियम फास्फेट के स्टोन फॉर्मेशन, और ये सोडियम फास्फेट स्टोन इससे बन जाता है इनसॉल्युबल एट हाई पीएच, राइट। सो ये था एसिटाजोलम एंड एसिटाजोलामाइड। एंड नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में आप लोगों को पता होना चाहिए, लूप डायूरेटिक में तीन आते हैं, फ्रुसिमाइड, बुमेटानाइड एंड टार्सिमाइड। फ्रुसिमाइड, बुमेटानाइड एंड टार्सिमाइड। ये फ्रुसिमाइड, बुमेटानाइड एंड टार्सिमाइड दे आर डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड लूप डायूरेटिक। सल्फोनामाइड लूप डायूरेटिक का ये क्या है, उससे ये डिराइव इसको करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में आप देखिए, सल्फोनामाइड लूप डायूरेटिक, ये इससे इसको क्या कहते हैं, डिराइव करते हैं सल्फोनामाइड लूप डायूरेटिक से फ्रुसिमाइड, बुमेटानाइड एंड टार्सिमाइड, ये क्या कहते हैं, आर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिराइव करते हैं। इनहिबिट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये इनहिबिट करता है। को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयन ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब
ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये अगर आप देखें ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये क्या करता है, इसको इनहिबिट, को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे ये इनहिबिट करता है, राइट। एब्लिश एबोलिश एबोलिश ये यहाँ पे एबोलिश हाइपरटोनिसिटी ऑफ मेडुला, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की कंसंट्रेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ऑन एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, जो आर्टरी मतलब एग्जैक्ट करती है ये एफरेंट आर्ट्रियोल को ये क्या करता है, वेजोडाइलेट करता है। जब वेजोडाइलेशन हो जाती है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इनहिबिट बाय एनसेट इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, और कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, लूप लॉस कैल्शियम, राइट, ये इसका मैकेनिज्म था। सो लूप बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम जो है फिर लॉस होता है, ठीक है। क्लिनिक यूज़ में अगर देखो तो ये एडिमेटोस्टेट एडिमेटोस्टेट में ये फिर इसका यूज़ होता है, मतलब जब एडिमा हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड आ जाता है, उसमें यूज़ करते हैं। और एडिमा से आप लोगों को पता होगा, फिर ये हार्ट फेलर होता है, सिरोसिस होता है जो कि लीवर की डिजीज है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आती है उसमें, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। पल्मोनरी एडिमा, सो ये किस में आते हैं, एडिमेटोस्टेट, ठीक है, वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, हाइपर कैल्सीमिया में, जब कैल्सीमिया क्या है, कैल्शियम वगैरह जब ज़्यादा होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में देखें तो इसका एडवर्स इफेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी आप लोगों को पता होगा एक कौन सी बीमारी होती है, इसमें हियरिंग और बैलेंसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू मेडिसिन, मेडिसिन की वजह से हियर और बैलेंस प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या हियर एंड बैलेंस प्रॉब्लम बेसिकली इसमें आती है, ईयर से रिलेटेड डिजीज है। सो इसका एडवर्स इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपोकलीमिया हो जाता है, मैग्नीशियम जो है कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसमें एलर्जी, सल्फा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल एंड आखिर में गोट। गोट तो आप लोगों को पता होगा, इसमें क्या होता है, जब यूरिक एसिड इंक्रीज होता है ब्लड में, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, सो उसको क्या कहते हैं, गोट कहते हैं। और गोट जब भी बीमारी होती है उसमें आर्थराइटिस आ जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन आर्थराइटिस, ये जोड़ों वगैरह में दर्द होती है। सो इससे क्या है, ये इसका है एडवर्स इफेक्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा है OH डी DAANG। सो इससे ओ से फिर किस में आता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, एच से हाइपोकलीमिया, एच से हाइपोमैग्नीशियमिया, राइट, एंड डी से डिहाइड्रेशन, ए से एलर्जी एंड अल्कलोसिस, नेफ्राइटिस, राइट, एंड आखिर में गोट से आप इस से याद कर सकते हैं, निमोनिक से, राइट। उसके बाद है इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड को अगर आप देखें तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, नॉन सल्फोनामाइड इनहिबिटर, ये नॉन सल्फोनामाइड इनहिबिटर है ऑफ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ऊपर अगर आप देखें तो ये था सल्फोनामाइड लूप डायरेटिक था, ये जो है नॉन सल्फोनामाइड इनहिबिटर ऑफ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड ऑफ द थिक एसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली, वही वाला ये ऊपर वाला जो पार्ट था इधर, यहाँ पे ये क्या कहता है, इसको इनहिबिटरी को ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, राइट। क्लिनिकल यूज इसका डायूरिसिस इन पेशेंट एलर्जी टू सल्फर ड्रग, यानी वो जब सल्फर ड्रग जो है, मतलब पेशेंट की जब डायूरिसिस हो जाती है, राइट, इंक्रीज और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो जाती है, सो फिर ये क्या करते हैं, ये वाली यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट जो है सल्फर ड्रग से अगर उसकी एलर्जी हो एंड डायूरिसिस काज हो, मतलब इंक्रीज और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो, सो उसके लिए हम फिर एथाक्राइनिक एसिड यूज़ करेंगे, ये इसका क्लिनिकल यूज़ है। एडवर्स इफेक्ट में आप देखें तो एडवर्स इफेक्ट होता है सिमिलर टू फुरसिमाइड, ये फुरसिमाइड की तरह है, इसका भी एडवर्स इफेक्ट है, यानी ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपोक्लेमिया, इसी तरह अगर आप लोग देख सकते हैं, ये इसके एडवर्स इफेक्ट दोनों की क्या है, सेम है, बट मोर ऑटोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी यानी ईयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लूप ईयरिंग हट योर ईयर्स, लूप ईयरिंग हट योर ईयर्स, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है थायजाइड डायरेटिक, राइट। थायजाइड डायरेटिक इसमें कौन सी आती है मेडिसिन वगैरह, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इसमें क्लोरथालिडोन, इसमें एंड मेटालाजोन, राइट, ये मेडिसिन आती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथालिडोन, मेटालाजोन, इसका मैकेनिज्म अगर आप देखें तो मैकेनिज्म में इनहिबिट NaCl रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये फिर क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl को इनहिबिट करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज डायल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की डायल्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, एंड कैल्शियम एक्सक्रीशन भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है,
क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पीछे कहा था ये डाययूरेटिक्स, अगर फर्स्ट डायग्राम आप देखें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सिर्फ कैल्शियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, इनकी क्या होती है, ज़्यादातर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, राइट। सो ये इनहिबिट करता है इसको, इनहिबिट NaCl रीअब्जॉर्प्शन अर्ली डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, एज अ रिजल्ट डिक्रीज एक्सक्रीशन, यहाँ पे क्या होती है, कैल्शियम होती है। क्लिनिक यूज़ में हाइपरटेंशन के लिए ये यूज़ करते हैं, हार्ट फेलर के लिए ये यूज़ करते हैं, आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया के पेशेंट के लिए ये फिर क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद निफ्रोजेनिक डायबिट्स एंड स्पाइडस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये इसमें रिड्यूस, ये बोन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली रिड्यूस बोन मास, का बोन का जो मास है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए इसके क्या क्लिनिकल यूज़ है, क्लिनिकल यूज़ है हाइपरटेंशन, हार्ट फेलर, आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया, निफ्रोजेनिक डायबिट्स एंड स्पाइडस एंड लास्ट ऑस्टियोपोरोसिस में इसको याद किया यूज़ किया जाता है, राइट। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है, हाइपोकलीमिया है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसे कहते हैं, ये हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन लो होगी, ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इससे ग्लाइसीमिया जो है ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। हाइपर लिपिडीमिया हो गया, ब्लड के अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, राइट। हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब नॉर्मली हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, तो हाइपर यूरिसीमिया हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, गोट होगा, बीमारी होगी, ठीक है, गोट। हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ब्लड में ज़्यादा होगी, तो ये इसका साइड इफेक्ट था। सल्फा एलर्जी और सल्फा एलर्जी होगी। ये बेसिकली थायराइड डायरेटिक ये यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, आपने यहाँ पे अगर इधर ये याद रखना है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइरिडोन एंड मेटालाजोन, राइट। और ये याद रखना, ये डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, inhibit NaCl reabsorption in earlier distal convoluted tubule, decrease diluting capacity of nephron, decrease calcium excretion, और calcium excretion इससे कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में कौन से आते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, इप्लियरिनोन, माइलोराइड, ट्रायामीट्रीन। दोबारा इसको देखते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, इप्लियरिनोन, एमाइलोराइड, ट्रायामीट्रिन, ये आती है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक में। इसके अगर मैकेनिज्म देखें, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड इप्लियरिनोन आर कम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन, ये क्या है, कम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ट्रायामीट्रिन एंड इमाइलोराइड ब्लॉक सोडियम चैनल एट सेम पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, ये यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम चैनल जो है इसको ब्लॉक करते हैं। इसको दोबारा देखते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड इप्लेरोनोन, ये जो फर्स्ट दो है आर कम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन है, उसकी क्या होती है, कम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, राइट। सो बेसिकली ये क्या, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये बात याद रखना है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड ट्राइमेट्रीन एंड एमाइलोराइड, ये दो जो है, एमाइलोराइड एंड ट्राइमेट्रीन ब्लॉक सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं एट द सेम पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के सेम पार्ट में। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का अपर पार्ट जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्लिनिकल यूज़ में आप देखें तो ये हाइपर एल्डोस्टेरिज्म को काज करता है। हाइपर एल्डोस्टेरिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हेन द एड्रीनल ग्लैंड रिलीज टू मच एल्डोस्टेरोन, जब एड्रीनल ग्लैंड जो है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, उसको क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। जब ये किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो टेस्ट असल में क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन को जब रिलीज़ करता है, सो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रिटेंशन को ज़्यादा करता है। सोडियम रिटेंशन जब ज़्यादा हो जाती है, एज अ रिजल्ट हाइपरटेंशन होता है, राइट। सो ये क्या कहते हैं, जब भी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म होगा, हाइपर एल्डोस्टेरिज्म, एल्डोस्टेरोन जब ज़्यादा होगा तो उस वक्त इसको ये यूज़ करेंगे। तो फिर जब यूज़ करेंगे सोडियम रिटेंशन कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा फिर, ठीक है। तो हाइपर एल्डोस्टेरिज्म में यूज़ करेंगे, पोटाशियम डिप्लीशन में यूज़ करेंगे, हार्ट फेलर, हेपेटिक एसाइटिस, जब भी लीवर के एसाइटिस वगैरह होता है, मतलब उसमें फ्लूइड जम होता है, उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे, स्पाइरोनोलेक्टोन को, ठीक है। निफ्रोजेनिक डी आई, निफ्रोजेनिक डी आई, इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, निफ्रोजेनिक डी आई, राइट। या डी आई बेसिकली है डाइबेट्स इन स्पाइडस, राइट। नेफ्रोजेनिक डी आई एमाइलोराइड, एमाइलोराइड, ये इसको यूज़ करेंगे। एंड
एंटी एंड्रोजन स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें सो इसका साइड इफ़ेक्ट में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हाइपरकलीमिया होगा। हाइपरकलीमिया आप लोगों को पता होगा, जब भी कैल्शियम सॉरी जब भी पोटाशियम ज़्यादा होगा एज ए रिजल्ट जो है एरिथमिया काज करता है। ठीक है, एरिथमिया हम लोगों ने पढ़ा था, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। इसमें ये हम इंशाल्लाह कार्डिक में पढ़ेंगे। इरेगुलर हार्ट बीट होती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है एबनॉर्मेलिटी ऑफ कार्डिक रिथम। इसमें कार्डिक रिथम जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, सो हाइपरकलीमिया जब भी होगा तो एरिथमिया काज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर हार्ट बीट होती है। ठीक है, एरिथमिया में एंडोक्राइन इफेक्ट विथ, सो ये इसका साइड इफेक्ट में आता है। एंडोक्राइन इफेक्ट विथ स्पाइरोनोलेक्टोन से एंडोक्राइन भी इफेक्ट आता है, हार्मोनल चेंजेस आता है, गैनोकोमेस्टिया हो जाती है, फिर एंटी एंड्रोजन इफेक्ट आ जाती है, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गैनोकोमेस्टिया उसे कहते हैं ये इनलार्जमेंट ऑफ अ मेन ब्रेस्ट। मेन की जो ब्रेस्ट है वो क्या होती है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या हार्मोनल थेरेपी की वजह से मेन के जो ब्रेस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट, सो गायनोकोमेस्टिया उसे कहते हैं। एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट आप लोगों को पता होगा, एंड्रोजेनिक एंड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट उसको भी कहते हैं। सो उसमें ये क्या होती है, बेसिकली ये एंडोक्राइन यानी हार्मोनल में इसका क्या होती है, एडवर्स इफेक्ट आता है। राइट, सो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इसमें कौन से आते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, इप्लेरिनोन, एमाइलोराइड एंड ट्राइएमीट्रिन। और ये कलेक्टिंग डक्ट का अपर पार्ट जो है वहाँ पे इसको यूज़ होती है। ठीक है, और इसमें इसके क्लिनिकल यूज़ में हाइपर एल्डोस्टेरिज्म, पोटाशियम डिप्लीशन, हार्ट फेलियर, हेपेटिक एसाइटिस, इसके लिए स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ करेंगे। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, एमिलोराइड यूज़ करेंगे। एंड एंटी एंड्रोजन एंडोक्राइन से रिलेटेड उसके लिए हम स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ करेंगे। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायूरेटिक्स, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। यानी जब ये डायूरेटिक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनमें क्या चेंजेस आएगी। राइट, अगर फर्स्ट हम देखते हैं यूरिन में हम NaCl को जब देखते हैं, सो इंक्रीज विद ऑल डायूरेटिक्स, तमाम डायूरेटिक्स से सोडियम जो है NaCl जो है यूरिन में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये याद रखना है। कंसनट्रेशन वेरीज बेस्ड ऑन पोटेंसी ऑफ डायूरेटिक इफेक्ट। सिर्फ NaCl में डिक्रीज इज आ रिजल्ट। सो उसका रिजल्ट में फिर क्या होता है, इंक्रीज विद ऑल डायूरेटिक्स, सीरम NaCl में डिक्रीज इज आ रिजल्ट। राइट, सीरम शायद ये कह रहा है कम हो जाए, लेकिन बेसिकली अमूमी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज विद ऑल डायूरेटिक्स। यूरिन के अंदर NaCl तमाम डायूरेटिक्स से ज़्यादा होता है। पोटाशियम अगर यूरिन में देखें तो इंक्रीज स्पेशली विद लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक। लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक में इंक्रीज होता है, उससे इंक्रीज होता है लूप डायूरेटिक एंड थायजाइड डायूरेटिक से। लूप डायूरेटिक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। लूप डायूरेटिक में कौन सी आती है, लूप डायूरेटिक में आती है राइट फ्रोसिमाइड, बुमेटानाइड एंड टॉर्सिमाइड। एंड थायजाइड डायूरेटिक में हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड, क्लोरथाइलिडोन एंड मीटालाजोन। इनसे क्या होगा, स्पेशली ज़्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज स्पेशली विद लूप डायूरेटिक्स, लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक एक्सक्लूडिंग पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। राइट, ब्लड पीएच, ब्लड के अंदर अगर हम पीएच देखें तो इसमें क्या होगा, दो केसेस हो गए, इंक्रीज एसिडीमिया, इंक्रीज अल्कलीमिया। यानी एसिड भी ज़्यादा होगा एंड अल्कलीमिया भी, एसिड सॉरी कम होगा एंड अल्कलीमिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनके डिक्रीज एसिडीमिया, जब भी एसिड जो है ब्लड के अंदर एसिड कम होगा तो एज अ रिजल्ट कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इससे कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से ये फिर क्या होता है, ब्लड के अंदर एसिड कम होता है। डिक्रीज हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम स्पेयरिंग एल्डोस्टेरोन। राइट, ब्लॉकेज प्रिवेंट पोटाशियम सिक्रेशन एंड H पॉजिटिव सिक्रेशन। ये क्या हो जाती है, अगर आप देखें तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से डिक्रीज हाइड्रोकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, इसमें हाइड्रोकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। पोटाशियम स्पेयरिंग एल्डोस्टेरोन ब्लॉकेज प्रिवेंट पोटाशियम सिक्रेशन एंड H पॉजिटिव सिक्रेशन। ये उनकी क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करता है पोटाशियम वगैरह के। एडिशनल हाइपरकलीमिया, जब ये तो ये जब ये यूरिन में नहीं निकल जाएगा एज ए रिजल्ट है बात है हाइपरकलीमिया हो जाएगा। लीड टू पोटाशियम एंटरिंग ऑल सेल्स वाया H पॉजिटिव और K पॉजिटिव एक्सचेंजर इन एक्सचेंज फॉर H पॉजिटिव एग्जिस्टिंग सेल्स। राइट, तो जब ये उसमें पोटाशियम को ये प्रिवेंट करता है एज अ रिजल्ट जो है पोटाशियम की कंसनट्रेशन क्या होगी, सेल के अंदर बढ़ जाएगी। सेकंड है इंक्रीज अल्कली में, अल्कली वगैरह पोटाशियम वगैरह इनको अल्कली कहते हैं, जब इनके क्या होगी, ये ब्लड में ज़्यादा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। लूप डायूरेटिक एंड थायजाइड डायूरेटिक काजेज अल्कली में, लूप डायूरेटिक एंड थायजाइड डायूरेटिक। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन, बुमेटानाइड, टॉर्सिमाइड, ये लूप डायूरेटिक है। थायजाइड डायूरेटिक हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड,
क्लोरथालिडोन एंड मेटालाजोन, ये क्या है, थायजाइड डायरेटिक। सो लूप डायरेटिक एंड थायजाइड डायरेटिक काजेज अल्कलीमिया, ये अल्कलीमिया काज करते हैं, ब्लड के अंदर NaCl वगैरह सोडियम वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। थ्रू सेवरल मैकेनिज्म, ये सेवरल मैकेनिज्म, तीन मैकेनिज्म है, वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन, पोटाशियम लॉस लीड्स टू एग्जिस्टिंग ऑल सेल्स इन लो पोटाशियम स्टेट, राइट। सो फर्स्ट को देखते हैं वॉल्यूम कंसंट्रेशन। जब भी वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है, जब भी वॉल्यूम कंसंट्रेशन इसमें इसमें वॉल्यूम कंसंट्रेशन में क्या होगा, इंक्रीज AT2, ये एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, ये जब ज़्यादा होगा। सो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा होगा। इंक्रीज हाइड्रोकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन, हाइड्रोकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, तो कंट्रैक्शन अल्कलोसिस, राइट। पोटाशियम लॉस leads to potassium existing all cells via potassium hydrogen or potassium exchange for H positive entering cells. उसके बाद है इन लो पोटाशियम स्टेट H पॉजिटिव रादर देन K पॉजिटिव इज एक्सचेंज्ड फॉर सोडियम इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अल्कलोसिस एंड पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ये एसिड्यूरिया कहते हैं जब एसिड इन यूरिन होगा, ठीक है, तो उसको एसिड्यूरिया कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, ये अगर आप देखें, ये आप लोगों ने एक बात याद रखना, ये पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, ये मैं आप लोगों को पढ़ता हूँ यहाँ से। दिस सिचुएशन अराइज फ्रॉम द प्राइमरी लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड from repeated vomiting or drainage resulting in loss of chloride and potassium ion as well as volume. Despite the metabolic alkalosis, the body still produces an acid in urea. The specific situation in this scenario is called paradoxical aciduria। मतलब ये है, जब भी बॉडी के अंदर प्राइमरी यानी प्राइमरी गेस्ट्रिक एसिड वगैरह मतलब वोमिटिंग से या ड्रेनेज से अगर जो है प्राइमरी लॉस हो जाए, एसिड सिक्रीशन लॉस हो जाए, ठीक है। तो जब एसिड वगैरह अगर वोमिटिंग से ड्रेनेज से अगर लॉस हो जाए, या क्लोराइड पोटाशियम आयन वगैरह या अगर लॉस हो जाए वोमिटिंग से, ठीक है, उसके बावजूद हालांकि होना ये चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोस अल्कलोसिस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब लॉस होती है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो बॉडी जो है उस यूरिन के अंदर स्टिल प्रोड्यूस करती है क्या, एसिड प्रोड्यूस करती है। सो इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। मतलब ये है जब बॉडी जो है वोमिटिंग के ज़रिए मुख्तलिफ या ड्रेनेज के ज़रिए क्लोराइड पोटाशियम आयन्स वगैरह इनको लॉस करे, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड को लॉस करे, और उसके बावजूद जो है यूरिन में या एसिड मौजूद हो, तो इसको क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, राइट। सो इसका एज अ रिज़ल्ट ये पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हो गया। अब यूरिन के अंदर अगर हम कैल्शियम को देखें, यूरिन के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज विद लूप डायरेटिक से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, लूप डायरेटिक से इंक्रीज होता है। डिक्रीज पेरासेलुलर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया हो जाता है। डिक्रीज विद थाइजाइड, थाइजाइड से अगर देखा तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, इन्हांस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस पढ़ना है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसिन इनहिबिटर जिसको कहते हैं, ACE इनहिबिटर, राइट। इसमें आते हैं कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में आते हैं, ठीक है। कौन से, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखें, इनहिबिट एसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगी, सो एज अ रिजल्ट डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन मतलब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, एज अ रिजल्ट डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय प्रिवेंटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल्स, राइट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसकी क्या होगी, इफरेंट आर्ट्रियोल के बाय प्रिवेंटिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक समझाता हूँ, यहाँ पे हमने लोगों ने पीछे पढ़ लिया था इसको। अगर आप देखें, हमने पढ़ लिया था जब भी ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है एंजियोटेंसिन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है एंजाइम को, ठीक है। सो एंजियोटेंसिन 1 में नहीं होगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा, सो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब वेजो डायलेशन होगी। मतलब ये है, जब वेजो डायलेशन होगी, एज अ रिजल्ट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या होगा, कम होगा, राइट, कम होगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, सो ये बेसिकली इसके लिए होती है, हाइपरटेंशन फिर नहीं होगा, ठीक है।
ये आप लोग, यह पिछले पढ़ लिया था यहाँ पे। सो इनहिबिट एशियन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर डिक्रीज एंजियोटेंसिन टू decrease glomerular filtration rate by preventing constriction of efferent arteriole। efferent arteriole की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब efferent arteriole की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी ब्लड जो है वो क्या होगा, निकल जाएगा। इंक्रीज रेनिन ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक की वजह से रेनिन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीज रेनिन ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। inhibition of Asian converting enzyme also prevent inactivation of bradykinin, a पोटेंट वेजोडाइलेटर। ये ब्रेडिकाइनिन जो है बेसिकली क्या है, पोटेंट वेजोडाइलेटर है, ठीक है। ये ब्रेडिकाइनिन जो है अगर आप इसको देखें तो ब्रेडिकाइनिन बेसिकली ये क्या कहता है, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिक कहते हैं स्लो को, काइनिन कहते हैं पेप्टाइड मीडिएटर है, ये पेप्टाइड मीडिएटर यानी इसमें 9 पेप्टाइड है, ठीक है। तो ये क्या स्लो है, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ वेजो वास्कुलर स्मूथ मसल, वास्कुलर स्मूथ मसल की इसमें क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है यानी वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली क्या है, ब्रेडिकाइनिन इनहिबिटरी mediator which produce relaxation of smooth muscle, inhibitory mediator which produce relaxation of smooth muscle, ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा है अपोटेंट वेजोडाइलेटर है ये। क्लिनिकल यूज़ में ये हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनिप्रिल, एरेमिप्रिल जो है हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट फेलर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड डिक्रीज मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी कहते हैं किसे, नंबर ऑफ डेथ डेट अक्वर इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ डेथ होती है उसको मोर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, मोर्टिलिटी। सो ये मोर्टिलिटी इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब ये हम यूज़ करेंगे हार्ट फेलर के लिए। प्रोटीन्यूरिया के लिए यूज़ किया जाता है, डायबिट्स नेफ्रोपैथी के लिए यूज़ करते हैं, प्रिवेंट अनफेवरेबल हार्ट रिमॉडलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। ये रिमॉडलिंग कहते हैं दोबारा बनना, ठीक है, शेप वगैरह की उसमें आती है। सो ये हाइपरटेंशन के लिए, प्रोटीन्यूरिया के लिए, डायबिट्स नेफ्रोपैथी, प्रिवेंटिंग अनफेवरेबल हार्ट रिमॉडलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इन क्रोनिक किडनी डिजीज एग्जांपल डायबिट्स नेफ्रोपैथी, डिक्रीज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, स्लोइंग ग्लोमेरुलर बाउमर मेम्ब्रेन थिकनिंग, राइट। ये आप लोगों ने, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कफ आती है, कफ है इसमें, एंजियोएडिमा है। एंजियोएडिमा हम किसे कहते हैं, एंजियोएडिमा बेसिकली, एंजियोएडिमा कहते हैं द स्वेलिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, डीपर लेयर ऑफ स्किन जो है वो क्या होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कास्ड बाय बुल्ड अप ऑफ फ्लूइड, यानी डीपर लेयर, स्किन की जो डीपर लेयर है उसमें जो फ्लूइड जमा होगा, सो एज अ रिजल्ट जो है स्वेलिंग होगी, ठीक है, उसको कहते हैं एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा। सो इससे फिर क्या होता है, कफ एंजियोएडिमा बोथ ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन, contraindication in C1 stress inhibitor deficiency, right। टेराटोजन ये टेराटोजन है फीटल रीनल मलफॉर्मेशन, ठीक है। टेराटोजन कहते हैं एन एजेंट आर फैक्टर विच काजेज मलफॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के अंदर जब मलफॉर्मेशन होगी, कोई भी एजेंट हो या फैक्टर हो जो एम्ब्रियो के अंदर क्या करे, वहाँ पे मल फार्मेशन करे, यानी उसमें मल फार्मेशन हो, सही कोई आर्गन वगैरह न बने, तो उसको क्या कहते हैं, टेराटोजन। यहाँ पे लिखा है फीटल रीनल मल फार्मेशन, राइट। सो फीटल का जो रीनल है वो सही नहीं बनता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है इन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का, राइट। इंक्रीज क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जब इंक्रीज होगा, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, हाइपरकलीमिया एंड हाइपोटेंशन, राइट। यूज्ड विथ काशन, केशन ये एहतियात के लिए कहते हैं, ठीक है, एहतियात करना किसी चीज़ को या मोहतात रखना। यूज्ड विथ केशन इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में उसमें फिर क्या करेंगे, एहतियात करेंगे, बिकॉज ए सीन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स विल फर्दर डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं, एज अ रिजल्ट रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसको याद करेंगे, कैप्टोप्रिल केटेच, केटेच। अगर इसे देखें तो ये कफ आएगा, एडिनो एंजियोएडिमा आएगा, ठीक है। टेराटोजन हाइपरकैलेमिया, टेराटोजन होगा, एंड टेराटोजन के बाद सॉरी क्रिएटिनिन होगा, क्रिएटिनिन के बाद फिर हाइपरकैलेमिया आ जाएगा एंड हाइपोटेंशन, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। सो ये क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें 2-3 बातें याद रखें, कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, लिसिनिप्रिल, एरेमिप्रिल, ठीक है। और इसको बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट फेलर के लिए, डायबिट्स नेफ्रोपैथी के लिए, राइट, इनके यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सो लास्ट टॉपिक हमारा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसर्टान, कैंडिसर्टान, वेलसर्टान आता है, ठीक है। लोसर्टान, कैंडिसर्टान, वेलसर्टान, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन सी आती है? लोसर्टान, कैंडिसर्टान, वेलसर्टान आती है। इसकी मैकेनिज्म अगर देखें, ये सिलेक्टिवली ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, राइट। इसको क्या कहता है? ब्लॉक करता है। इफेक्ट सिमिलर टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर बट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। ये बिल्कुल उसी तरह है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर की तरह है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है? ये आरबीएस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को ये उसमें डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज नहीं करता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर जो है ब्रेडिकाइनिन को रिलीज करता है, ये नहीं करता। इनके अंदर बस सिर्फ फर्क इतना है। और ये क्या होता है? सिलेक्टिवली ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर। सो इसमें भी बेसिकली भी क्या होती है? जब एंजियोटेंसिन, जाहिर सी बात है, एंजियोटेंसिन 2 जब ब्लॉक होगा तो एज अ रिजल्ट जो है, हम लोगों ने कहा था, जब एंजियोटेंसिन 2 जब ब्लॉक होता है तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, वेजो डायलेशन होगी। वेजो डायलेशन होगी सो हाइपरटेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल यूज़ में अगर देखें तो ये हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, प्रोटीन्यूरिया और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, प्रोटीन्यूरिया के लिए और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। एग्जांपल डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आती है, ठीक है। जब क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, उसके लिए यूज़ करते हैं। विद इनटॉलरेंस टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एग्जांपल कफ एंजियोएडिमा के लिए फिर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पर क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हाइपोटेंशन, राइट, एंड टीराटोजन। हाइपरकैलेमिया इसमें आता है। हाइपरकैलेमिया होगा तो एरिथमिया होगा, ठीक है। डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगी एज अ रिजल्ट ये रीनल फेलियर आएगा। एंड हाइपोटेंशन, इसके लिए हाइपोटेंशन आता है इसमें, ठीक है। एंड टीराटोजन आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। टीराटोजन हम लोगों ने कहा था, ये क्या होता है? फेटल। टीराटोजन बेसिकली होता है फेटल जो है मल एन एजेंट और फैक्टर विच काजेज मल फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। मल फॉर्मेशन है, ठीक है, एम्ब्रियो में। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद है एलिस्क्रीन। एलिस्क्रीन का मैकेनिज्म आप देखें, सो डायरेक्ट रीनिन इनहिबिटर, ये रीनिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। आप लोगों को पता होगा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो है वो रेनिन को रिलीज करता है, ठीक है। और रेनिन फिर क्या करता है? ये लीवर से फिर एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो आता है, और ये रेनिन उसको एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है। ये इसका मैकेनिज्म ये। तो ये बेसिकली क्या करता है? डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये रेनिन को इनहिबिट करता है। ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा फिर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो एज अ रिजल्ट हम लोगों ने कहा था फिर क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन होगी, सो हाइपरटेंशन नहीं, फिर ये हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। इसी तरह आता है। ये मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने बहुत जगह पे डिस्कस किया हुआ है। एलिस्क्रीन किल्स रिनिन, राइट। एलिस्क्रीन जो है वो रिनिन को क्या करता है? किल करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है। क्लिनिकल यूज़ में कहता है हाइपरटेंशन के लिए, ये हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन में ये क्या कहता है? बहुत ही सिंपल बात है, अगर इसको आप देखें। सो ये क्या कहता है? रिनिन को ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगा। जब इसको इनहिबिट करेगा एज अ रिजल्ट जो है एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजियोटेंसिन वन में एंजियोटेंसिनोजन जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट वे जो डायलेशन होगी, ठीक है। वे जो डायलेशन होगी सो हाइपोटेंशन होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। सो हाइपोटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसका एडवर्स इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया आता है, सो हाइपरकैलेमिया से फिर एरिथमिया बन जाता है, ठीक है। डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो फिर क्या होता है? रीनल फेलियर होता है। हाइपोटेंशन, एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये इसमें क्या होता है? एंजियोएडिमा में द स्वेलिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द स्किन कास्ड बाई अ बुल्ट अप ऑफ फ्लूइड। इसमें डीपर लेयर जो स्किन की जो है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। यानी फ्लूइड वगैरह जम हो जाता है, एज अ रिजल्ट फ्लूइड जो है क्या होता है? जब जम होता है तो स्वेलिंग होती है। सो इसको एंजियोएडिमा कहते हैं। रिलेटिवली कंट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑलरेडी टेकिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सो उसके लिए जो भी बंदा मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लेता है उसके लिए फिर कंट्रा इंडिकेटेड है, उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप देखें तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट नहीं होता है, या 2 जो है फर्दर मिसाइल की तरफ आगे करना उसमें वेदो डायलेशन नहीं कहता, यानी अगर हम उसको क्या करेंगे? वेदो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी ना।
इसको अगर आप देखें तो ये इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। रिलेटिवली कंट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑलरेडी टेकिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 में 2 में कन्वर्ट नहीं होता है। एज ए रिजल्ट जो है वेजो डायलेशन होती है एंड हाइपोटेंशन होता है, और इससे भी क्या होती है आगे जो है वन एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो 1 में कन्वर्ट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है फिर वेजो डायलेशन होगी, हाइपोटेंशन, तो दोनों में हाइपोटेंशन होता है। इस वजह से इनमें से ये फिर एक ये उसके लिए क्या है, कांट्रा इंडिकेटेड है। जो बंदा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लेता है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके लिए कांट्रा इंडिकेटेड है। एंड कांट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में भी कांट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हम लोगों ने रीनल फार्माकोलॉजी को ख़त्म कर लिया है। रीनल के हमने पहले एम्ब्रियो को पढ़ लिया, उसके बाद उसकी एनाटमी को, फिर फिजियोलॉजी को, फिर पैथोलॉजी को स्टडी किया, और लास्ट जो था हमने फार्माकोलॉजी को भी स्टडी किया। और इसके साथ ही हमारा रीनल का टॉपिक जो है, यूरोलॉजी का टॉपिक या रीनल जो है वो फर्स्ट एड से क्या हो गया, हमने इसको सारा पढ़ लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना है आप लोगों ने, जो भी स्टडी करना है, सो काइंडली कमेंट्स में लिखना, ताकि उसी को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।